आइए देखते हैं, आज हम लोग जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिए थे किसने? जीन पियाजे के बारे में। इसमें क्वेश्चन बनता है सीटेट में। जीन पियाजे के बारे में पढ़िए। क्या है जीन पियाजे? जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, है ना। इन्होंने जीन पियाजे ने मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। कहने का मतलब है कि पियाजे क्या कहते थे? पियाजे का मानना था कि जैसे से बच्चों की जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपना दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चा के बारे में बोले पियाजे कि नन्हे बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक तरह होते हैं, वो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसे सक्रिय ज्ञान के अकॉर्डिंग रखा जाता है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट्स से प्रकार टाइप्स में होती है, यानी जो बच्चा होते हैं उसका सोचने की शक्ति वयस्क मनुष्य से एकदम अलग होती है, और न ही क्वांटिटी में सबसे अलग होती है बच्चों की थिंकिंग क्षमता वयस्क मनुष्य के मुताबिक। आइए देखते हैं कैसे। अनुकूलन, एडेप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन। अनुकूलन कहता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकरण कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है, यानी जिस परिस्थिति में आप है उस परिस्थिति में अगर ढालना सीख गए तो उसी को अनुकूलन कहते हैं। यानी पहला है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण में पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे पुराना ज्ञान को नया ज्ञान से जोड़ लेंगे उसे आत्मसातकरण कहलाएंगे। जैसे मैंने बचपन में मान लेते हैं कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखा है ना, धीरे धीरे वो बाइक चलाना भी सीख जाता है, तो उसको बोलते हैं पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। अब है सेकेंड, समायोजन। समायोजन क्या है? समायोजन के बारे में पढ़ना है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है ना। यानी जैसे पूर्व ज्ञान है उसमें परिवर्तन करके नए वातावरण के मुताबिक नए ज्ञान को समायोजन, नए ज्ञान को जानना समायोजन कहलाता है। अब है संतुलन। क्या है? इक्विलिब्रेशन क्या है? इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया बीच संतुलन कायम करता है। संतुलन क्या है? इसमें द्वारा बच्चा आत्मसातकरण भी किया और समायोजन की प्रक्रिया को भी संतुलन बनाए रखा। ये कहता है संतुलन। आगे है स्कीमा के बारे में पढ़ना। स्कीमा यानी स्कीमा क्या है? मानव के दिमाग में चीजें पहले से स्टोर होती है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे ही स्कीमा कहलाता है। जैसे मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रक्रिया जन्म जात होती है। कहने का मतलब है कि स्कीमा जो होता है मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती है वह प्रयोग करके किसी विषय के प्रति अपना धारणा व्यक्त करता है, धारणा बनाता है, उसे ही स्कीमा कहते हैं। अब पढ़ना है हमको संगठन। संगठन के बारे में क्या पढ़ना है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पियाजे, जीन पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास के लिए स्कीमा को पूर्ण व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि संगठन क्या है? तो संज्ञानात्मक प्रणाली के स्कीमाओं को पूर्ण व्यवस्थित करना वही क्या है? संगठन है। अब पढ़ना है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताए हैं। कौन कौन सी 4 अवस्था है? आइए पढ़ते हैं। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था क्या कहलाता है? सेंसरी मोटर स्टेज। यह बच्चा 0 से 2 वर्ष के बीच होता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कहने का मतलब है उनकी जो ज्ञानेंद्रियों है उसके माध्यम से बच्चा सीखता है।
इसे संवेदी पेशीय कहलाता है। इसमें वस्तु स्थिति ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं को छाप बनाना शुरू कर लेता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। इसे सेंसरी मोटर स्टेज में रखा जाता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। यह क्रिया करके पहले से अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीक यानी सिंबल का यूज करने में निपुण होती है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसने माइंड में साइकिल की एक इमेज बना लेती है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्धारित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। अब है जीववाद। जीववाद क्या है? जब बच्चा सजीव और निर्जीव दोनों में अंतर नहीं कर पाता है, उसे जीववाद कहते हैं। अहम केंद्रीय। अहम केंद्रीय क्या कहते हैं? जब बच्चा एक यह सोचना शुरू कर लेता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। यानी कहने का मतलब अहम, मन में अहम पैदा हो जाता है, जो हम कर रहे हैं वो सही है, यह अहम केंद्र आ जाता है। पूर्व संक्रियात्मक भी सारा कुछ आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। तीसरा है अपलावटी। अपलावटी क्या है? इसमें बच्चा मनुष्य जो वस्तुओं संख्याओं की समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। जैसे 4 + 6 = 10, तो 6 + 4 बताइएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। अब है मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट में कमी आ जाता है बच्चों को। मान लेते हैं एक बोतल में, मान लेते बोतल है, इस बोतल में इतना पानी है, एक बोतल इतना है लंबा, इसमें इतना पानी भरा हुआ है पूरा, है ना। तो बच्चा को पूछेगा कौन लेगा, तो बच्चा सबसे लंबा वाला जो पानी है वो लेना पसंद करता है ना। ये नहीं देखता है, उसका माइंड में ये नहीं कि कितना चौड़ाई है, किसमें कितना पानी, ये नहीं देखता है, पर ये देखता है कि किसमें ज्यादा ऊंचाई तक है, ये लेना ज्यादा पसंद करता है। यही है मुद्रा, संप्रत्यय, ऊंचाई निर्धारण की योग्यता का अभाव हो जाता है बच्चों में। अब है अब पढ़ना है कंजर्वेशन यानी संरक्षण। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई भी ध्यान नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता है, वही संरक्षण हो गया। अब लास्ट है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या है? इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों के आकार में रखना नहीं सीख पाता है। ये सब था प्री ऑपरेशनल में। अब लोग पढ़ेंगे तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह 7 से 11 वर्ष के बच्चों में रहता है। यह अवस्था बच्चा अपने सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इसे मूर्त संक्रियात्मक। तो क्वेश्चन यहां से पूछता है कि बच्चा का मूर्त चिंतन कब से प्रारंभ हो जाता है? तो बच्चा जब 7 से 11 साल की अवस्था में हो जाता है तो बच्चा मूर्त अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। इसमें जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण की क्रमबद्धता योग्यता करना इस एज में बच्चों को आ जाता है। आगमता तर्कन यानी इस अवस्था में, यानी इस जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होने का तर्क करने लगता है, वही तर्क देना। थिंकिंग, जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिलती है, यानी इसमें आप आंसर थोड़ा सा सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। अब लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 से 15 वर्ष में रखा जाता है। इसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहा जाता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यानी इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है ना। थिंकिंग, सोच बहुत बढ़ जाता है। इसमें निगनात्मक तर्कना करने लगता है, यानी निगनात्मक थिंकिंग करने लगता है। इसमें बच्चा नियम के ऊपर जाकर तर्क करने के लिए बारे में सोचने लगता है। पियाजे की सिद्धांत आलोचना
पियाजे का मानसिक विकास के चरणों में क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चा को अच्छा वातावरण दिया जाए तो अपनी अवस्था की क्षमता में अधिक सीख मिलता है। अब हम लोग को पढ़ेंगे, हम लोग जीन पियाजे पूरी तरह से पढ़ लिए। अब पढ़े हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग एंड नैतिकता का सिद्धांत दिए थे इन्होंने। कोहलबर्ग क्या दिए थे? नैतिकता का सिद्धांत दिए थे। मोलर डेवलपमेंट थ्योरी दिए थे। मोलर के बारे में बताया था, बच्चा के मोलर डेवलपमेंट कैसे किया जाए उसके बारे में लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया थे। कोहलबर्ग अमेरिका के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत यानी नैतिक विकास के सिद्धांत के वर्णन किए थे। यह जो थे नैतिकता यानी मोलरिटी के बारे में बताया था। मोलरिटी क्या है इसके बारे में आइए देखते हैं। मोलरिटी वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत का पहचान होती है। बच्चा अपना सामाजिक परिवेश से ही नहीं नैतिकता और अनैतिकता के बारे में जानना सीखता है। तो क्वेश्चन पूछेगा सिंपल से, तो नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिए थे। अब पढ़ते हैं स्टेप वाइज। पहला है नैतिक दुविधा। मोलर डिमना क्या है? नैतिकता दुविधा क्या है? सही गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा होती है। जब कोई डिसीजन पर हम नहीं पहुंच पाते हैं, गलत सही नहीं समझ पाते हैं, उसे बोलते हैं नैतिक दुविधा। जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा, यह क्या है? नैतिक दुविधा हो गया। अब है नैतिक तर्कना, मोलर रीजनिंग। क्या है यह? सही या गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही या गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज की चोरी हो जाना, यह क्या है? सही मोलर है। अब पढ़ेंगे कोहलबर्ग का नैतिकता का 3 लेवल बताए थे। क्या बताए? 3 लेवल बताए थे। पहला लेवल है प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज जब बच्चा 4 वर्ष से 10 वर्ष की स्थिति में आ जाता है, इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होती है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों को मानने के अनुसार होती है। इसमें 2 भाग में बांटा गया है। क्या है 2 भाग? आइए देखते हैं 2 भाग के बारे में। पहला भाग है दंड और आज्ञा पालन की उन्मुखता यानी पनिशमेंट एंड ऑब्जेक्शंस। क्या है? इसमें बच्चों की नैतिक सजा और आज्ञा पालन के आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, यह दंड और आज्ञा। अब दूसरा है सेकंड। क्या है? सेकंड है सदनात्मक सापेक्ष तथा उन्मुखता। इस अवस्था में जैसे को तैसे भी कहा जाता है। जैसे इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही खुद भी करेगा। ये आता है सदनात्मक सापेक्ष और उन्मुखता। तीसरा है रूढ़िगत नैतिक का स्तर यानी कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष के बच्चों में होती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों के लोगों के मानने को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। यानी इस अवस्था में दूसरे लोग के मानकों को अपने अंदर समायोजन कर लेता है, समावेश कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय लेना सीख जाता है। उसे बोलते हैं रूढ़िगत नैतिक स्तर। ये अगर इसी प्रकार वीडियो आप देखना चाहते हैं तो योर पाथफाइंडर क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल को तथा वीडियो और शेयर करें एंड लाइक करें। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन सीटेट का क्लास स्टार्ट है। फिलहाल अभी सीटेट का क्लास और सेट प्रैक्टिस विथ डिस्कशन के साथ चल रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या है। इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? पहला भाग है अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। क्या है? दूसरों के साथ भला बन कर अनुमोदन अर्जित करना, यह कहलाता है अच्छा लड़का या लड़की बनने को उन्मुखता। दूसरा है
कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ऑर्डिनेंस। क्या है, इसमें बच्चा कानून और समाज के व्यवस्था को बनाए रखने की भावना को विकसित करता है, क्योंकि इसके पापा को एक्सीडेंट हो गया है और रेड लाइट के पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। तीसरा है कानून व्यवस्था हो गया। तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज क्या कहता है, 13 वर्ष से ऊपर 13 वर्ष के ऊपर वाला आयु का होता है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसको भी 2 अवस्था में बांटकर पढ़ना है। क्या पहला है समाज अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इसमें किशोर यह मानने लगता है कि नियम लोगों के लिए भले के लिए है। अगर किसी के नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों का तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ देना चाहिए। ये होते हैं सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता के बारे में बता दिया गया है। अब पढ़ते हैं हम लोग दूसरा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के बारे में। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के बारे में क्या है, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानक के अनुसार व्यवहार करता है। किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। इसे बोलते हैं सार्वभौमिक नैतिक कानून। अब है कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना, उसके सिद्धांत के आलोचक कैरोल गिलियन ने किया था। क्या बताया, उन्होंने तर्क दिया कि कोहल वर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी और मेल और फीमेल में मोलर रीजनिंग में कल्चर एंड डिफरेंस ऑफ इंपॉर्टेंस नहीं दिया, गिलियन का मानना था। हम पढ़ लिए, कोहल वर्ग पढ़ लिए और जीन पियाजे पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, सामाजिक संस्कृति के एक सिद्धांत दिए थे। वाइगोत्स्की क्या दिए थे, सोशल कल्चरल थ्योरी दिए थे। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक था। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। यानी समाज जो है ना, अपने समाज बच्चा जो है ना, अपने समाज के और संस्कृति के अंतःक्रिया करके इंटरेक्शन करके सीखता है। यानी सामाजिक क्रिया के बाद विकास होती है। जबकि पियाजे का मानना था कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होती है, लेकिन वाइगोत्स्की कहता है कि नहीं, समाज और संस्कृति के अंतःकरण से ही बालक सीखती है। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए थे। क्या क्या है, पहला है ZPD। ZPD क्या है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है, समीपस्थ निकट विकास क्षेत्र। वास्तविक विकास डेवलप तथा संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा है स्कैफोल्डिंग, पाड़ या डांच। इसमें वयस्कों के द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग यानी फाड़ कहते हैं। आगे है भाषा पर इनके विचार। क्या क्या है, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होता है लेकिन बाद में एक साथ हो जाता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आते हैं। संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। भाषा क्या है ना, संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। निजी भाषण, आंतरिक भाषण, इसमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देशित करने के लिए भाषा का यूज करता है। अब पढ़ते हैं नॉम चोम्स्की। नॉम चोम्स्की भाषा के सिद्धांत दिए थे। किस पे दिए थे, भाषा के सिद्धांत, सोशल पे दिए थे वाइगोत्स्की महोदय। अब पढ़ेंगे भाषा के बारे में क्या बोले थे इन्होंने। ये भी अमेरिका के रहने वाला था। इनका मानना था कि बच्चे में भाषा सीखने की प्रवृत्ति जो होती है, वो जन्मजात होती है। यह कहते थे कि बच्चे के मस्तिष्क माइंड में डिवाइस होता है जिसमें बच्चा भाषा सीखता है। डिवाइस है एलईडी। क्या है, एलईडी, लैंग्वेज एक्विजन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण और यंत्र। इन्होंने डिवाइस दिया था नॉम चोम्स्की। क्या क्या, भाषा अधिग्रहण और डिवाइस। इन्होंने सार्वभौमिक
व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर का जन्मजात किया। क्या चोमस्की ने भाषा के 2 लेवल बताया। क्या लेवल बताया? 2 लेवल। पहला सतही संरचना, सरफेस लेवल, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों और शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है। मम्मी पापा, खाना पीना आदि, यह सतही संरचना हो गया। दूसरा है गहरी संरचना, इन शब्दों का अर्थ का ज्ञान जान लेता है, ज्ञान होता है ये सब चीजें। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकी निवासी थे। इन्होंने शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। पहला ज्ञानात्मक पक्ष की बात किया था, दूसरा भावनात्मक पक्ष पर बात किया था, तीसरा क्रियात्मक पक्ष पर बात किया था। अब पढ़ेंगे ज्ञानात्मक पक्ष पर क्या बात किया था, आइए पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं, जो कि एग्जाम में आए तो छूटा नहीं जाए क्वेश्चन। देखिएगा ज्ञानात्मक पक्ष क्या आता है, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित रखता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण के अधिगम के स्तर लो लेवल से उच्च लेवल हाई लेवल तक दृष्टिकोण में 6 भाग में बांट दिया गया है। ये ब्लूम का है। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण है और लास्ट है मूल्यांकन। देखो इसमें 6 भाग है कि ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान के बारे में, ज्ञान कैसे सीखा जाए, बोध कैसे हो, अनुप्रयोग कैसे करें उसको, विश्लेषण कैसे करें, एनालिसिस कैसे करें, सिंथेसिस कैसे किए, इवैल्यूएशन कैसे किया जाए, इसके बारे में पढ़ना है ज्ञान में। अब पढ़ना है भावनात्मक पक्ष क्या कहता है। भावनात्मक पक्ष, इसमें तरीका शामिल होते हैं। इसमें हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ करना, उत्साह करना, प्रेरणा देना, ये सब भावनात्मक पक्ष आ जाता है। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष, इसमें शरीर हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र में आदि शामिल होते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील यानी चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये रिवीजन बैच है, रिवीजन वीडियो है, इसलिए बहुत जल्दी इसको रिवीजन कराया जा रहा है। देखते हैं, टाइम है नहीं उतना। पहला है चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन। चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समर्थन जॉन डीबी ने किए थे। कौन किए थे? जॉन डीबी ने बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बताए थे। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक के रुचि, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण रुचिकर हो जाता है। बच्चों को देखकर शिक्षा दी जाती है, यानी जिज्ञासापूर्ण। अगर इसी प्रकार वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर सीटेट का ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं या सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं विथ डिस्कशन के साथ, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पर भावा कॉन्वेंट स्कूल के सामने पुरानी थाना रोड ओबरा औरंगाबाद में मिल सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब पढ़ना है हम लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैसे दिया जाए बच्चों को, उसके बारे में पढ़ना है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, जब बच्चे को हम उसकी अभिवृत्ति, एटीट्यूड एंड इच्छाओं, इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसके शिक्षा स्तर बढ़ जाती है और प्रगतिशील शिक्षा कहलाता है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार बच्चे के लिए बनी है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा जो है ना बच्चों के लिए बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। यानी यहाँ जो है इम्पोर्टेंस बच्चों को दिया जा रहा है, शिक्षा को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। यहाँ बच्चों को मेन सेंटर बनाया गया है। ये कहने का मतलब है कि शिक्षा जो है बच्चों के लिए है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए है। अब है प्रगतिशील शिक्षा से बच्चे का सर्वांगीण ऑलराउंडेड विकास, सर्वांगीण विकास करना। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सेटिंग अरेंजमेंट, टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसमें सहयोगितापूर्ण अधिगम होना चाहिए। इसमें अकॉर्डिंग टू CBSE प्रोग्रेसिव
बच्चे समूह में एक्टिव पार्टिसिपेंट करके सोशल स्किल को सीख जाते हैं। प्रगति शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने योगदान दिया था। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया। क्या है त्रिध्रुवीय प्रणाली? इसमें जो है ना, टीचर होता है, बालक होता है और पाठ्यक्रम होता है, यही त्रिध्रुवीय प्रणाली। यानी टीचर जो होता है स्वतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बालक जो होता है आश्रित होता है, डिपेंड वेरिएबल होता है, और पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर बताया है, इंटरमीडिएट वेरिएबल बताया है। यानी इंटरमीडिएट वेरिएबल कहने का मतलब है जो टीचर है इसके अनुसार, इसके माध्यम से इस यहाँ पहुंचा जा सकता है। यानी भारत में बाल केंद्रित का श्रेय गीजू भाई को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गीजू भाई को भारत में बाल केंद्रित को माना गया है, और पूरा वर्ल्ड में पूछेगा तो जॉन डीवी को जाता है। हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम लोग आगे सिगमंड फ्रायड के बारे में। इन्होंने क्या बताया था? सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में बताते हैं, चेतन मन और चेतन मन के बारे में बताए थे। आइए देखते हैं उनके बारे में क्या बताते हैं। क्या क्वेश्चन पूछता है? इसने सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने दिया था, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किए थे। इन्होंने 3 टाइप का मन बताया था। कितना टाइप का बताया था मन? 3 टाइप का मन बताया था। पहला मन है चेतन मन, दूसरा अर्ध चेतन और तीसरा है अचेतन। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में हो गया 90%, वहीं कॉन्शियस में बहुत ज़्यादा कम होती है, 10% होता है। यह मन प्रेजेंट के विचारों को रिलेट करता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि मन के 3 टाइप होता है, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। तो सबसे ज़्यादा कम होती है चेतन। चेतन मन मात्र 10% होता है, वहीं अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड 90% होता है। और अर्थचेतन सब कॉन्शियस में, इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद याद किया जाता है। इसमें जो है अनकॉन्शियस में, इसमें वे बातें होती है जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आता है, यह चेतन मन में आता है। तो हमारे पृथ्वी पर अधिकतर यही मन के पाए जाते हैं, 90% लोग। अब है पढ़ना है फ्रायड के व्यक्तिगत पर्सनालिटी में 3 भाग में बांटा था। क्या क्या है? पहला है ईड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। अब पढ़ेंगे, पहला ईद के बारे में पढ़ेंगे, ईदम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें व्यक्ति की शरीर और मूल आवश्यकता जैसे भूख लगना, प्यास, सेक्स आदि को सेटिस्फाई करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता करने के लिए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। अब है ईगो। ईगो यानी अहम। इसमें आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। इसमें परिणामों को चिंता करती है। परिणाम क्या होगा उसके बारे में हम चिंता करते हैं, ईगो के बारे में। अब है आगे सुपर ईगो। इसमें समाज के द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होता है वह बुरे कामों में उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये सुपर ईगो में आता है। अब पढ़ना है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसमें लड़का अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है, अपने पिता के मुकाबले ओडिपस हो जाता है। अब इलेक्ट्रा में क्या है? इसमें लड़की अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है माँ के मुकाबले। तीसरा है स्लोमो में इसमें व्यक्ति खुद से अपने ज़्यादा प्यार करता है, खुद से प्यार करता है। अब पढ़ना है थोड़ा सा, लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट, यानी समायोजन क्या है। समायोजन बैठाया पड़ता है एक दूसरे के व्यक्ति के अनुसार, है ना। समायोजन एडजस्टमेंट क्या है? परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही समायोजन कहलाता है, ताकि अपने आवश्यकताओं को संतुष्टि दिला सके। दूसरा है कुसमायोजन। कुसमायोजन, यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, वह कुसमायोजन कहलाता है। कुसमायोजन के तत्व तनाव किसे कहते हैं? तनाव जो है ना, जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है,
वह तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है? तनाव, स्ट्रेस आ जाता है। जैसे माइंड में ये बढ़ जाता है कि 5 बजे तक हमको काम करना है, तब 5 बजेगा, 5 से 10 जैसे ही थोड़ा सा टाइम आगे होगा तनाव स्थिति पैदा हो जाएगा माइंड में, है ना। अब पढ़ना है चिंता, चिंता नहीं, चिता, द्वेष। जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता है उसे द्वेष और चिंता बोलता है। जागृति। अब पढ़ना है दबाव, कंप्रेशन। दबाव प्रतियोगिताओं के कारण होती है। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। अब पढ़ना है कुंठा। जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, कंप्रेशन हो जाता है। अब पढ़ना है कुंठा। कुंठा क्या है? किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना कुंठा कहलाता है, कुंठन। अब है द्वंद्व। जब एक समय में दो शक्तियां जागृत होते हैं तब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। दो शक्ति हो जाएगा तो द्वंद्व हो जाएगा। अब पढ़ना थोड़ा सा सुरक्षा युक्तियां, डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें युक्तियों ऐसे युक्तियां होती हैं जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों की मुक्ति पाने के लिए अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। समायोजन के लिए व्यक्ति जिन रचनात्मक युक्तियों का सहारा लेता है 2 प्रकार की होती है। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या है? डायरेक्ट मेथड। तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय है जिन्हें व्यक्ति चेतन मन के रूप में अपनाता है। दूसरा अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन के रूप में अपनाया जाता है। अब है पहला तर्क शक्ति। क्या है तर्क शक्ति? इसमें कोई व्यक्ति अपने आप को सही ठहराने के लिए झूठ के कारण प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे पेपर पास न होने पर अध्यापक को दोष देना, यह है तर्क शक्ति। दूसरा दमन। इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें, विचार, भावनाओं को अचेतन मन में चले जाती हैं। जो भी दमन मन होता है वो अचेतन मन में चला जाता है। कहाँ होता है? अचेतन मन में। ये काम करना था पर नहीं हुआ, दमन हो गया काम को, तो अचेतन मन में चला गया। तीसरा समन। समन क्या है? जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है वह समन कहलाता है, यानी फोर्सफुली उस इच्छा को भूल जाता है, वो आ जाता है समन में आ जाता है। चौथा है क्षतिपूर्ण। क्षतिपूर्ण, इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र में कमियों और असफलता को दूसरे क्षेत्र में पूरा करता है। जैसे कम लंबाई वाली लड़की दोबारा ऊंची हील वाली सैंडल पहना, यानी क्षतिपूर्ण करता है अपने आप को। पांचवा है आत्मीकरण। आत्मीकरण क्या कहलाता है? इसमें जो है ना व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तित्व के प्रभावित होकर खुद को अपना व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है, उसे आत्मीकरण कराता है। जैसे सलमान खान को देखकर लड़के बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे विराट कोहली के देखकर लड़के थोड़ा सा मूछ दाढ़ी रखने लगते हैं, है ना। जो भी जिम करने वाला है बॉडी देखकर वो भी बॉडी बनाना लगता है, वही यहाँ आत्मसातीकरण हो गया। छठा है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या है? जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे ऑफिस से बॉस डांट पड़ने पर घर आकर बच्चों को गुस्सा निकालना प्रतिस्थापन कहलाता है। वहाँ का गुस्सा यहाँ निकालना प्रतिस्थापन कहलाता है। सातवां है प्रतिगमन। प्रतिगमन का है जब किसी व्यक्ति को अपना तनाव होता है तो वह उससे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पास्ट में। और गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना और तोड़फोड़ करने लगता है, उसे प्रतिगमन कहते हैं। आठवां है उदारीकरण। उदारीकरण क्या है? लास्ट है, इसमें व्यक्ति अपने अनैतिक इच्छाओं, प्रेरणाओं को संतुष्टि समाज की स्वीकृति कराता है। हो गया आपका इस वीडियो का खत्म हो गया। अगर इस पर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सीटेट का क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।